बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका आमने सामने, तहफ़्फ़ुज़ात, हमलों के साए में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और ईरानी की आदत का शुहदा के खून के बदला लेने का ऐलान। इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो हमारी मुकामी ख़बरें, अगर उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। जब इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात हम पहले हाफ में करेंगे। हमारे साथ जावेद बलोच साहब तहरीकार मौजूद हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं, बिलाल इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला मलिक साहब आपसे स्टार्ट करूंगा और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो नई एक एपिसोड आप कह लीजिए कि वार्निंग्स, धमकियाँ, ये सारी शुरू हुई है, किधर मामला जा रहे हैं? ईरान वाला जी देखिए, मैं शायद वो वह शख्स हूँ जो मुसलसल डे 28 फरवरी से ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये मसला इतना आसान नहीं है जिसे हम समझते हैं। जंगें शुरू तो हो जाती हैं लेकिन इख्तिताम करना बहुत मुश्किल होता है। हम अपनी मिसाल लेते हैं कि 1947 से लेकर 1948 में पहली हमारी जंग हुई, फिर 65 की हुई, 71 की, फिर कारगिल वार हुई, अब 2025 वाली। तो हमारे दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? हमारे दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है। और वो मकबूजा कश्मीर जो हम कहते हैं कि ये हमारी शाहरग और हमारी जो आज़ादी है उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ये हमारा अखलाकी एक स्टैंस है। लेकिन इसी तरह आप देखें कि जो फ़लस्तीन का एक ही इशू है वो, और लेबनान का हिजबुल्लाह और हमास, दोनों का बड़ा कंसर्न है ईरान की जो लेगेसी है उसके साथ, उसका जो एक फितरी एक इत्तेहाद है वो है। उनके साथ जब तक गुफ्तगू नहीं होती, जब तक इजराइल उनको एक्सेप्ट नहीं करता और एक डायलॉग नहीं करता, जैसा बताएं बॉर्डर पीस बना था, वो कहाँ गया? तो मैं मेरे कहने का मकसद है कि जब तक एक की पॉइंट को एड्रेस नहीं किया जाता और जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसकी रेजोल्यूशन नहीं होता, उस वक्त तक ये जो बहू है ये कभी आबाद नहीं होगी। लास्ट टाइम भी जब ये MOU साइन हो रहा था, मैंने कहा था कि ये सिर्फ MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई इस पर कोई की पॉइंट नहीं होते। ये एक लॉ है कि आप कहें कि यह हो गया। ये तो है कि याददाश्त है कि हम फ्यूचर में हमने क्या करना है। ये बड़ा कम्प्लिकेटिंग इशू है जब तक कि इजराइल को अमेरिका नस नहीं डालता। और फिर ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका में जो स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है वो इसराइलियों की है, क्योंकि इनकी इकॉनमी पर बड़ा होल्ड है और हमेशा जो हुकूमत में इनका बड़ा बनाने में गिराने में हाथ होता है। होप तो रखनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि इसके खित्ते अगर जंग होती है तो इस खित्ते के जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, उनका लॉस होता है। क्योंकि अमेरिका के इन ममालिक में हवाई अड्डे हैं और वहाँ उनके सोर्स हैं। देखें, ईरान अमेरिका पे तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, बहुत फासला है, लेकिन जब ईरान पे हमला होता है इन ममालिक से, तो ईरान पे रिटेलिएट करता है और उन पर अटैक करता है जहाँ पर कि उनके हवाई अड्डे होते हैं। फिर क्या होता है? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक आप सारे इशू को आइसोलेशन में देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अगर आप टोटलिटी में इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा हाँ ये वाकई ठीक हो क्या रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पे जावेद बलोच साहब, सर क्या मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इसका क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? देखिए सामा, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो मुज़ाकरात हैं वो तो दोनों तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। बातचीत जो है वो फिर दोबारा से जो है उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद कहते हैं कि ईरान ने जो है वो कहा है और हमने एग्री कर लिया है, उनकी ट्वीट भी आ गई है। ईरानी जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई साहब, वो कहते हैं कि नहीं, हमने कोई बात नहीं की और ना ही जो हमने रिक्वेस्ट की है। लेकिन जो बुनियादी बात है उसामा, वो बातचीत का होना है और जो है वो जंग को रुकवाना है। अब इसमें जारी बात है, खबरें आती हैं कि अमरीकी बहरी बेड़े भी जो है वो ईरानी जो समंदर है उसके करीब आके जो है वो पहुंच गए हैं आज। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान को धमकाया जा रहा है और उसके जो बंदरगाहें हैं उसको निशाना बनाया जाएगा और ये 1000 बम जो है वो गिराया जाएगा और 1 साल तक जो है वो बमबारी के ऑर्डर कर दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो ये भी कहते हैं कि मेरे मरने की भी जो है वो एक साजिश थी जो पकड़ी गई है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें उसामा भाई नफ्स की गेम है कि जितना किसी की नफ्स को दबा लो, जितना किसी को जो है वो थ्रेट कर लो और अपने मफादात को जो है वो आगे बढ़ा लो। अब बात इससे आगे निकल गई है, बात इससे यहीं तक नहीं रही। अब देखें, जो अपना हरमज है वो अब सारी दुनिया के गले में अटका हुआ है
ना अमेरिका उसे जो है वो कुछ छुड़वा पा रहा है। मुलाकात भी की, कर ली, सारा कुछ हो गया, लेकिन इवन देन जो है वो ईरान जो है उस पे अड़ा हुआ है। ईरान के पास जो है वो उसको रोकने की, उस वहां पे जो ऑयल टैंकर्स हैं उसको उसमें रुकावट डालने की ताकत है। तो अब बातचीत जो है ना वो दोनों के फायदे में है। अगर दोनों साइड से बातचीत जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी तो बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। अब से के जैसे कि जब ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले सीज फायर खत्म हुआ, वो ईरान ने जो है वो ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, कतर के उसको नुकसान पहुंचा, और बाकी जो ऑयल टैंकर से उसको नुकसान पहुंचा। तो मामला ये है कि अब बात ये भी होनी शुरू हो गई है उसामा के ईरान को भी जो है वो जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी कि फलां ऑयल टैंकर कहाँ से गुजरा, हमने कहा था यहाँ से गुजर जाओ, और उसने ये लाइन दी, उसने ये लाइन। तो अगर तो पीस जो है वो प्रायोरिटी है, अमन प्रायोरिटी है, तो फिर दोनों तरफ से जिम्मेदारी का जो है वो उसको एहसास करना पड़ेगा। ईरान नो डाउट जो है वो ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है, ईरान पर बमबारी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं तो, थोड़ा बहुत जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है जब अगर बात हो अमन की, बात हो जो है वो पीस को आगे बढ़ाने की। तो इसलिए ये जो नो पीस नो वार का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप देखेंगे कि कुछ दिन जो है वो रुक जाएगा, फिर कोई ना कहीं से जो है वो चीज इजराइल छोड़ देगा, कहीं ना कहीं से कुछ चीज और आ जाएगी, तो ये दोबारा से चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये अब जो मिडिल ईस्ट है इसमें ना तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे अमन कायम हो, और ना इजराइल चाहता है कि यहाँ पे अमन कायम हो, क्योंकि अगर यहाँ पे अमन कायम रहेगा उसामा तो फिर जो है वो यहाँ तरक्की होगी, खुशहाली होगी, और लोग आगे बढ़ेंगे, मुल्क आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों के वफाद में नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट से अमरीकी फौजें निकल जाएं, जो कि मुमकिन नहीं है, तो फिर अमरीका कहाँ जाएगा? अगर इजराइल जो है वो पीछे हट जाए तो फिर उसका ग्रेटर प्लान जो है वो कहाँ जाएगा? तो ये सारी चीजें साथ साथ चलनी है, लेकिन देखना ये है कि इन सारी चीजों के होते हुए जो है वो ईरान ने, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने, और पाकिस्तान ने, और जो बाकी मुल्क हैं उन्होंने कैसे चलना है, किस तरह जो है वो बिहेव करना है, किस तरह अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, किस तरह अपनी पब्लिक को जो है वो अपलिफ्ट करना है, वहां पे आगे लेके जाना है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस सारे मामले के होते हुए हमने आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान जो है मुसलसल कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों को बिठाया। अब आज भी OIC का इजलास जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, उसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे। तो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तो जो है वो दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या करना चाहता है। तो इसलिए जो है वो अब अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। ड्यूरिंग अपना वज़ीर-ए-आज़म ने भी बात की दोनों फ्री कैंप से आज, और इसमें सारी चीजें जो है वो साथ साथ चल रही हैं। तो मामला ये है कि जब तक सिंसियर होके इस सारे प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो बात बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा बिलाल साहब ये बताइएगा कि आबनाए हुर्मुज़ पर जो कशीदगी बरकरार है सर, इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बड़ा मेरा पेसिमिस्ट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देखें, इस वक्त अमेरिका टॉप की पावर थी, कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुई है, आपको पता है यूनिपोलर वर्ल्ड थी। उसके बाद हमने देखा कि अब हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका मसाइल का शिकार हो रहा है और चाइना उभरता जा रहा है। अच्छा, इसमें ना ज़रा अगर आप तारीख में जाएं तो स्पार्टा और एथेंस की आपस में बड़ी दुश्मनी थी। एथेंस जो है वो नई ताकत बन रहा था और स्पार्टा जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। अच्छा, इसमें हुआ ये कि एक मिडल पावर उभर रही थी, थेबिस, उसके साथ जंग होती है, स्पार्टा को बड़ा सख्त नुकसान होता है, और वहाँ पे एक इस्लाह सामने आई, थ्यूसिडाइड्स प्लान ट्रैप। अच्छा, वो थ्यूसिडाइड ट्रैप क्या है कि एक बड़ी ताकत जो है वो देख रही है कि एक जवान ताकत उसे चैलेंज करने की पोजीशन में आ रही है, वो उसके साथ अपने सींग लड़ा लेती है। अब तारीख अपने आप को दोहरा रही है। इस दफ़ा क्या हुआ कि वो जो थेबिस था वो ईरान की सूरत में सामने आया, और अमेरिका उसके साथ अब जो जंग लड़ रहा है उसमें उसे ये नज़र आ रहा है कि जो फतह भी मिलती है तो वो शिकस्त से बदतर होगी। लॉस ऑफ वेपन्स है, पैसा ज़ाया हो रहा है, इकॉनमी तबाह हो रही है, तमाम चीज़ें तबाह हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो एक मिडिल पावर से शिकस्त मान जाता है,
तो ये रिप्यूट के लिए जो है ना उसके बहुत खराब है, और उसकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ट्रंप डील की बात कर रहा है, और अब तो आप ये देखें ना कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ऊपर आ गया है कि ईरान मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाना चाह रहा है, 1000 मिसाइल तैयार बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और जैसे ऐसा होगा तो हम करेंगे। तो आप तारीख उठा के देख लें, तारीख ये बताती है कि ईरानियंस ने कभी किसी के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं करवाई, लेकिन अमेरिकन जो है उनकी एक तारीख है कि उन्होंने मुखालफिन को मरवाया है। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो सर पे हैं, नवंबर दिसंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, और ट्रंप की ये जो जंग है ये अमेरिका के अंदर बहुत नापसंदीदा तरीके से देखी जा रही है। अब जब वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है कि मेरे ऊपर हमला जो है उसकी प्लानिंग हो रही है, मुझे मारा जा सकता है, तो बेसिकली वो एक हमदर्दी का वोट जो है, एक लास्ट डिच एफर्ट कर रहा है कि अमेरिकन पब्लिक जो है ना उसको जो है बाय करे उसकी इस बात को, और उसको वहां पे सियासी फायदा हो सके। अब जो पैराडॉक्स है वो ये है कि एक तरफ जंग नहीं लड़नी है, लेकिन दूसरी तरफ रिप्यूट के लिए हमें आना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और मैं मजे की बात बता दूं कि यहाँ पे डायनामिक्स का असल कंट्रोल ना ईरान के हाथ में है ना ही अमेरिका के हाथ में है। जो डायनामिक्स कंट्रोल कर रहा है वो है इजराइल, और इजराइल के बारे में हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब डिप्लोमेसी में लिखा था कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का अव्वलीन मकसद इसराइल का दिफा है। और आपको पता है कि इस जंग शुरू होने से कुछ अर्से पहले एपिस्टीन फाइल्स के नाम से कुछ लीक्स हुई थी, और उसमें ट्रंप का भी नाम आ रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि एकदम जिस तरह घबराहट में अमेरिका जंग के अंदर आया, और वो अभी तक जंग जो है वो चल रही है। जो चीज सामने नजर आ रही है, आप नाए हुर्मज, ईरान को पता चल गया है कि उसका जो लेवरेज है इस पूरी जंग में पूरी दुनिया के ऊपर वो है अब नाए हुर्मज है, और उसके ऊपर तो वो किसी भी हालत में अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अगर तेजी दिखाता है, मसला आप देख लें कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन जहाजों के ऊपर मिसाइल हमले किए। अमेरिका को पता है कि वो जो 34 किलोमीटर की गुजरगाह है उसके अंदर अमेरिकी जहाजों का आना जो है ना वो मौत को दावत देना है, तबाही बर्बादी है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा पहले भी जब उसने ब्लॉकेड किया तो वो हुर्मुज से बाहर किया, अंदर नहीं किया। दूसरी तरफ ईरान जो है वो वेल डिश्ड है, यानी कि उन्होंने अपने डिफेंसेस आज के तैयार नहीं किए हुए। 9/11 के बाद नजर आ रहा था कि 9/11 के बाद जो अमेरिका ने एक पैक्स अमेरिकाना के लिए अपनी एक हेजेमनी कायम करने के लिए अपने जो जो हैं वो बकौल रॉबर्ट केगन के अगर हमारे पास हथियार हैं इस वजह से हम जंगल में जाएंगे, पहले रीच को मारेंगे उसके बाद अपना काम करेंगे। अपने लिए तमाम थ्रेट उसने क्लियर करने थे अपनी लॉन्ग टर्म डोमिनेंस के लिए। तो ईरान को पता था कि वो रेडार पे आज का नहीं है, कब 79 का आया हुआ, वो अपने आप को तैयार कर रहा था, और आज हम देख रहे हैं कि उस तैयारी के फायदे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आपका ये सवाल कि आप नाए हुर्मुज, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी हो जाए ईरान जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा। नंबर 2 बात की है कि देखें हमारी परसेप्शंस किस पे बन रही हैं, वो मीडिया पे बन रही हैं, और आपको पता है कि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया किसके कंट्रोल में है। अब जो परसेप्शंस बनेंगी उसी के ऊपर आप रियलिटी को डिकोड करेंगे। इस वक्त जो एक चीज के ईरान को भी लचक दिखानी चाहिए, लेकिन क्या दूसरी तरफ लचक अमेरिका दिखा रहा है? अमेरिका तो नहीं दिखा रहा है। अमेरिका के तो बड़े क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल देख लें आप, इजरायली जो है कहाँ पे लबनान पे खत्म हुई, कहाँ पे हमास आज कह रही है कि हम जो है हुकूमत छोड़ते हैं, तो क्यों नहीं वहां पे रोका जा रहा जो वहां पे कत्लेआम हो रहा है। यानी कि फॉर गॉड सेक हम सब आदम की औलाद हैं, 1 लाख से ज्यादा इंसान, मुसलमानों को छोड़ें आप, 1 लाख से ज्यादा इंसान जो है वो इस वक्त गजा के अंदर शहादत पा चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं। उनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जो वेपराइज हो गए, ऐसे वेपन यूज किए गए, उनमें से हजारों की लाशें जो है वो अभी तक मलबे के नीचे दबी हुई हैं जो खत्म हो गए। क्या उनकी तरफ नहीं हमने देखना? बिल्कुल सही सर वापस बिल्कुल सही सर, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। मुझे अब्दुल्ला मलिक साहब ये बताइएगा कि ईरानी क़यादत का शुहदा के खून का बदला लेने का ऐलान, ये बिल्कुल स्टार्ट में जंग के जब शहादत हुई खामनाई की उस वक्त हमने सुना, उसके बाद फिर कुछ मदम पड़ गई ये वाली बात, फिर मुज़ाकरात से इस बात को जो है वो हमने देखा कि कोई इतनी ज़्यादा इस तरह की बात नहीं की जा रही। अब फिर से ईरान का ये कहना सर किस तरफ इशारा जा रहा है? लेकिन मेरे दोस्तों ने भी बड़ी इस पर सैरसल गुफ्तगू की है। जब बुनियादी तौर पर आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए 28 फरवरी से लेकर अब तक जो ट्रंप के बयानात रहे हैं ना, उन्होंने इस जो सारे का सारा प्रोसेस है ना पीस का, उसको बड़ा डैमेज किया। आज भी जब वो गुफ्तगू करते हैं कि जी, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि
मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये एक मिथ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ना ही ईरान ने कभी इस किस्म की कोशिश की है। लेकिन यह है कि चूँकि जब आयतुल्ला साहब का जो जनाजा जा रहा था दफनाने के लिए, तो जो लोगों के स्लोगन थे उनका ये था कि आप मुज़ाकरात को छोड़े। वहाँ भी तो आपको पता है हार्ड लाइनर हैं, अभी जो ईरान ने खुद भी कहा है कि ये जो रिसेंटली हमले हुए थे हमारे हार्ड लाइनर ने करवाए हैं, तो वो जो हार्ड लाइनर तो उनका था कि मुज़ाकरात छोड़ें और इनसे बदला लें। ईरानी एक बड़ी, आपको पता है इनकी अपनी एक तारीख़ है, लेगेसी है, और उस तारीख़ के तनाज़र में जो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बड़ी इनकरेजिंग है। ज़ाहिर है वो खून का बदला खून, हमारा अपना एक दियत का लॉ भी है, उस चीज़ की बात करते हैं। और जिस तरह ईरानी क़यादत ने भी आज कहा है कि हम अपने वालिद का बदला लेंगे और बाकी जो शहदा का, तो ये एक देखना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है और कोई इसमें इस किस्म का नहीं होता कि वो जाके अमेरिका में इस किस्म की दहशत गर्दी करेंगे। ईरान के पास इस किस्म का कोई सलाहियत नहीं है कि वो किसी मुल्क में जाके वहाँ पर ये इस किस्म की कार्रवाई करे। लेकिन ये कि एक मिथ तो ज़रूर होती है कि हमारी कौम के साथ जो कुछ हुआ, हमारी कौम में जो बच्चियाँ थी 180 उनको जिस तरह टारगेट किया गया स्कूल में, जिस तरह बाकी 80,000 से ज़्यादा मकामात को हिट किया गया, और ईरान का नुकसान तो यकीनन हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी जंग में कुछ भी नहीं हुआ, ईरान में बड़ी तबाही आई है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, तो पहले अगर आप शुरुआत में देखें जो प्लान था इजराइल का, जो अमेरिका को उसने कहा कि बिल्कुल वहाँ पर रजीम चेंज होने के लिए तैयार है, और जब उन्होंने लोगों को शहीद किया तो उसके बाद तवक्को तो यही थी कि वहाँ पर रजीम बदल जाएगा। लेकिन जिस तरह ट्रम्प ने खुद भी कहा कि मैं हैरान हूँ, हम तो समझ रहे थे कि लोग इस रजीम से नफ़रत करते हैं, लेकिन आयतुल्ला के शहादत पे लोग बड़े रोए हैं, तो ये उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग था। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि जो ईरान की जो अपनी मैसिव लेवल पॉपुलेशन है वो बड़ी मुतहद रही है, कमिटेड रही है, और उनका आज भी जो अमेरिका के ख़िलाफ़ स्लोगन है वो यही है, और उसको वो बुरा भला कहते हैं और बदला लेने की बात करते हैं। ये कोई आपसे थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बहुत पुराने से कह रहे हैं, जब से इजराइल ने ईरान पे या लेबनानी क़यादत या हमास के लोगों को शहीद किया। तो देखिए ये चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन साथ साथ जो पीस प्रोसेस है ना, वो हमारी जो डिप्लोमेसी होती है दुनिया भर की, उसका तनाज़र रहता है, जो उसमें ममालिक पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ओमान आ गया, कतर की इन्वॉल्वमेंट है, सऊदीन की है, पाकिस्तान की बजाते खुद है। तो देखिए पीस प्रोसेस होगा, ज़रूर होगा, उसके बगैर तो कोई मसले का हल निकल ही नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ जैसे दोस्तों ने भी कहा कि चूँकि अमेरिका में इलेक्शन होने हैं मिड टर्म, तो उस वक्त तक ट्रम्प चाहेगा कि ये गेम चलती रहे। जैसे अभी आज जो सर्वे आया है उसमें यह है कि इजराइल ख़ुद में जो 62% पॉपुलेशन है वो शायद नेक्स्ट टाइम नेतन्याहू को इलेक्ट ना करे। देखिए मैं एक बार ज़रूर याद रखें, जब ट्रम्प का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, जो न्यूट्रल लोग थे, उन्होंने इसलिए इसको वोट किया था कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करता था, वो जंगों के ख़ात्मे की बात करता था, इसलिए उसने आते ही कहा कि मैं जंगों का ख़ात्मा करूँगा। लेकिन जंगों की शुरुआत भी क्या की, लेकिन जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट से उसकी मुलाकात हुई तो जो कुछ वहाँ पे हुआ, तो एक चीज़ इनकरेजिंग थी, होपफुल थी कि ट्रम्प जो है ना पीस चाहते हैं और वो यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक पीस टॉक करवाना चाहते हैं। लेकिन नेटो अलग खड़ा था, अमेरिका की अपनी पॉलिसियाँ थी, यूरोपीय यूनियन की अपनियाँ थी। अब क्या है, अब देखिए ना, अब सारे का सारा इशू ये गिर्द घूमता है पूरी दुनिया का इकॉनमी के गिर्द। वो मुल्क ज़्यादा स्ट्रांग होगा जिसकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। मसलन आप देखें कि चाइना के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कोई शक नहीं है कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन चीन की जो उनकी ट्रेड है वो सबके साथ चल रही है, बिल्कुल सही है सर, इस पे जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में जो ना इकॉनमी और पानी का जो है ना तनाज़ात वो चले, पानी पे भी मैं आता हूँ, आपसे सवाल करूंगा। लेकिन जावेद बलोच साहब, अगर ईरानी क़यादत शुहदा के खून का बदला लेने के ऊपर स्टैंड करती है, जिसको अभी मलिक साहब भी कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा हो नहीं सकता, ना कैपेसिटी है, अगर ऐसा होता है तो क्या मंजरनामा बनेगा सर? अस्सलाम भाई, ये ना तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ना ही इसमें कोई दो राय है। ईरानी कौम ने ये साबित वैसे कर दिया है, और ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो रेजिस्ट कर सकता है, वो जवाब दे सकता है, और उसने जवाब देकर दिखाया भी सही। अब देखें ना, जो अभी बात हो रही थी कि डे फर्स्ट से ईरान को पता था कि उस पे ये दिन आएगा, उस पे जंग मुसल्लत की जाएगी, तो उसकी वो जो तैयारी थी वो दुनिया ने देख ली कि गुज़श्ता 20-25 साल से ईरान जो है वो तैयारी कर रहा था, और ईरान जो है उसने जो अपने मिसाइल प्रोग्राम जो है न्यूक्लियर की तरफ वो गए नहीं,
जो उनका ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो उनके लेटेस्ट वेपन्स हैं, तो वो उन्होंने इसी दिन के लिए उसामा रखे हुए थे कि जब भी उन पे जंग मुसल्लत की जाएगी, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे साल बाद हो, जब भी हो, तो वो जब ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने उसको कर दिखाया, साबित किया कि वो ये जंग लड़ सकते हैं। और फिर जो रजीम चेंज का एक प्लान था अमेरिका का, इजराइल का, कि हम जो है वो अटैक करेंगे, उनकी सारी क़यादत को जो है वो शहीद करेंगे, वहां पे प्रोटेस्ट होगा और विद इन 2 और 3 डेज जो है वो सारा कुछ जो है हमारे हाथ में आ जाएगा, वो तो नहीं हुआ। और जो आयतुल्ला अली खामनाई साहब का जो तदफीन है, जो नमाज जनाजा है, उसमें करोड़ों लोगों की शिरकत ने ये साबित कर दिया है कि ईरानी कौम जो है वो अपने मुल्क के साथ खड़ी है, अपने मुल्क को बचाने के लिए खड़ी है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरानी कौम कहाँ खड़ी है और ईरान कहाँ खड़ा है। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह अपने हरमज पे जो है वो दांत खट्टे किए गए अमेरिका के, और फिर अमेरिका जो है वापस गया और अब फिर दोबारा जो है उस पर चीजें आ रही हैं, तो अब इतना आसान नहीं है कि 1000 जो है वो तैयार हैं हमला करने के लिए मिसाइल्स, और 1 साल जो है मुसलसल बमबारी जो है वो चलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ना ही जो है वो अमेरिका के पास भी इतनी कैपेसिटी हो सकती है। देखें, अमेरिका जो है वो जितनी जल्दी ईरान के अंदर एक्सपोज हुआ है, इतना वो अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ था, इराक में भी नहीं हुआ था। इराक में और अफगानिस्तान में कई साल लगे थे कि अमेरिका जो है वो नाकाम होकर वहां से निकला था। तो लेकिन इस जंग में जो है वो विद इन डेज जो है सारी चीजें एक्सपोज हो गई, और अमेरिका की जो उसकी जो ताकत है वो सामने आ गई कि एक सुपर पावर जो है वो ईरान के सामने जो है वो किस तरह उसने ये जंग से पीछे हटा, और किस तरह जो है उस एक सुपर पावर को ईरान ने जवाब दिया। उसके कहाँ जो जहां भी इसके मिडल ईस्ट में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में, जहां भी उसके अड्डे थे वो उसको निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो रेजिस्ट कर सकता है, वो उसकी जंगी तैयारी जो है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये एक मुसलमान हकीकत है कि जिस तरह ईरान ने ये जंग लड़ी है, इस तरह इससे पहले कभी किसी ने अमेरिका के सामने जो है वो इतनी जंग लड़ी। तो लेकिन अब इस सूरत हाल से, जैसे अब अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मुझे असैसिनेट कर दिया जाएगा और उसकी जो है वो साजिश की जा रही है, तो अब एक सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर ये बयान देना शुरू हो गए हैं कि उसकी असैसिनेशन का जो है वो एक प्लान बन गया है। नहीं, आपने समझते बलोच साहब कि ये भी वैसे ही बयानात है जिनको नफ्सियाती मरीज के बयानात कहा जा सकता है, जो वो इससे पहले भी कई इस तरह के बयानात जो है वो दागते रहे हैं। सर देखें ना, अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो दिन में 32 और 40 ट्वीट करेंगे, और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो दिन में सुबह उनकी बात और होगी, दोपहर को उनकी बात और होगी, रात को उनकी बात और होगी, तो फिर मेरे कहने से या आपके कहने से कोई सूरत तो नहीं बदल जाएगी। ये तो दुनिया को पता है कि वो किस तरह जो है वो पैंतरा बदलते हैं। जो उनके बारे में परसेप्शन है, जो उनके मतलब रिपोर्ट्स हैं, वो तो ये है कि ये सारे ट्वीट्स, ये सारे बयान जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को, बिटकॉइंस को और जो है वो ये सारी चीजों को, मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए होते हैं। जब ये बयान देते हैं कि अब हरमत खुलने वाला है, मार्केट ऊपर चली जाती है। जब मामला आता है कुछ गिव एंड टेक का और कुछ ग्राउंड रियलिटी का, तो फिर जाहिर बात है मार्केट नीचे आ जाती है। तो इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना। अमेरिकी अवाम जो है वो इस जंग को मान रहे हैं। अभी जो है वो उसके अमेरिका के अंदर जो है ये इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही, इस जंग को तस्लीम नहीं कर रही। इतने अरबों डॉलर लगा के भी जो है वो ये सवाल किया जा रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट से कि ये जंग आपने शुरू क्यों की। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, इसमें बिलाल साहब कोई दोबारा से जंग का कोई ख़तरा उस तरह से हो सकता है, क्योंकि ट्रंप से तो बैद नहीं है उनकी स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से अभी बलोच साहब कह रहे थे कि उन पर जो प्रेशर है या कांग्रेस का या अमेरिकी अवाम का, वो भी बहुत ज़्यादा है। सर, इसमें मैं कोट करूंगा दोबारा अब्दुल्ला मलिक साहब को। उन्होंने जब आपने पहला सवाल किया था, उन्होंने एक बात की थी कि अमेरिका के अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे ये लग रहा है कि अवाम की तरफ से जो है नापसंदीदगी की नज़र से देखा जा रहा है। फिलहाल ट्रंप की कोशिश होगी कि ये ठुक ठुक जारी रहे।
जो असल आप जंग देखेंगे ना, जो ब्रूटल होगी, ये आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ये मेरी प्रिडिक्शन है, आप ये कर लें, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन के बाद किसी किस्म का भार नहीं होगा ट्रंप के ऊपर। और मैं एक और बात बता दूं कि ट्रंप को हम लोग बड़ा जो है ना दिमागी मरीज भी कह रहे हैं, सब कुछ वो बड़ी कैलकुलेटेड बातें कर रहा है। और पोस्ट मॉडर्निज्म एक हमारी थ्योरी है, एब्स्ट्रैक्ट वो बातें करता है, और उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत से जो पैगामात होते हैं, जो अगर आप डिस्कोर्स एनालिसिस करें तो आपके सामने जो है वो आएंगे। मेरे ख्याल में इस जंग के अंदर जो एक नेगेटिव चीज मुझे महसूस हुई है कि कल 2 अरब ममालिक ने भी रिटेलिएट किया है। तो इसका मतलब ये कि जो एक प्लान है कि इसको ब्रॉडर रीजन के रीजनल पावर्स को इन्वॉल्व किया जाए, और खुद अमेरिका और इसराइल जो हैं वो बैठ के तमाशा देखें, मुसलमान के खिलाफ लड़े, तो उस साइड पे काफी हद तक कामयाबी अमेरिका को नजर आ रही है, मिलती हुई नजर आ रही है। सो मेरा एनालिसिस ये है, अमेरिका के लिए जो बेइज्जती हो चुकी है, डेस्परेशन के अंदर उसने बदला लेना ही लेना है, ताकि वर्ल्ड स्टेज के अंदर जो टॉप पावर की उसकी एक है। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जब हम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे थे तो मसलन कर्नल प्रवीण सानी जो इंडियन एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मिलिटरीली अभी भी अमेरिका की बेसिस पूरी दुनिया में है, और 24 घंटे में कहीं पे भी वो ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, वो यूनिपोलैरिटी मिलिटरीली अभी भी यूनिपोलैरिटी जो है वो मौजूद है। लेकिन इस जंग में हमें ये पता चला कि नहीं, वो मिलिटरीली भी अमेरिका अब जो है लूज कर रहा है, अब वो नुकसान की तरफ आ रहा है। और हमने पहली दफा खुद खित्ततुल अरब के अंदर देखा कि वहां पे भी ममालिक जो हैं अब अमेरिका को छोड़ के डिफेंस पार्टनर्स दूसरे ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, टर्की का अलायंस कह रहे हैं, पाकिस्तान टर्की इजिप्ट का एक जो है ये एक जीसीसी के साथ बन रहा है। तो एक चीज नजर आ रही है अमेरिका की, वो जो असल में ना, मैं एक बात बताऊं, हम एक चीज पे गौर नहीं करते, वो है कि कॉलोनियल मेंटालिटी ऑफ वेस्ट। इस दफा क्या हुआ है कि जब ट्रंप आया, पहले ग्रीनलैंड के ऊपर इसने यूरोप के साथ किया, और अभी आपका जो नेटो का हुआ है उधर इसने अच्छी खासी सुनाई है। इटली ने कहा हम किसी किस्म की बेस नहीं देंगे, स्पेन अलग हो गया, इसी तरह कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो दूर हो रही हैं। तो इस वक्त एक बहरान जिसको वेस्ट फेस कर रहा है, वो विद इन द हाउस, लिबरल हाउस जो है उसके अंदर जो है ना एक बहरान आया हुआ है। आप कैसे देखें, जो यूएनओ है वो किसका कंस्ट्रक्ट है, वो वेस्टर्न लिबरल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर ट्रंप ने क्या बनाया कि हम ये यहाँ पे बोर्ड ऑफ जो है गजा बोर्ड जो है उसकी बनाने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये कि एक तो उसमें बहुत टेंशन है, और ट्रंप की कोशिश ये है कि किसी तरीके से उस टेंशन को यूरोप को अपने साथ खड़ा करे। लेकिन वो जो एक ताकत के अंदर खुमार आ जाता है, तो कई ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो कर नहीं पाता है। सो जंग अभी शुरू होनी है, जो मेरी असेसमेंट है, और वो आप देखेंगे आफ्टर दिसंबर। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, क्या वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।